तो पिछले लेक्चर्स में हमने देखा कि बिजनेस का जनरल मीनिंग क्या है। बिजनेस में भी ट्रेडिंग में भी मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग, ठीक है। और उसका जनरल मीनिंग है कि देयर मस्ट बी इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट। तो ये पूरे सिस्टम को बिजनेस कहा जाता है, ठीक है। और उसके बाद हमने देखा कि भाई कॉम्बिनेशन वर्ड का क्या मतलब हो सकता है। तो देयर में भी लॉट ऑफ कॉम्बिनेशंस जिसमें बिजनेस को एक्वायर किया जा सकता है, टेक ओवर किया जा सकता है। हमने कई तरह की बात करी। तो बिजनेस कॉम्बिनेशन के बारे में हम बात कर रहे हैं। इंडेस 103 हम लोग पढ़ रहे हैं। और इंडेस 103 में हमने देखा कि भाई एप्लीकेबिलिटी आने के लिए एक्वायरर होना चाहिए और एक्वायरी होना चाहिए। और एक्वायरर वो होता है जो किसी दूसरे के बिजनेस पे कंट्रोल ऑब्टेन कर लेता है। कंट्रोल असेसमेंट इंडेस 110 में है। कंट्रोल का एग्जैक्ट मतलब इंडेस 110 में है, लेकिन वो 110 का असेसमेंट भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन एक जनरल मीनिंग तो ये कहता है कि 50% से ऊपर अगर इंटरेस्ट है तो आपका कंट्रोल आ गया। लेकिन फिर भी कंट्रोल चलता है सब्सटेंस ओवर फॉर्म से। हमें ट्रांजैक्शन की रियलिटी देखनी होती है, ना कि जिस लीगल रूप में वो दिखाई दे रहा है वो, ठीक है। क्योंकि कई बार जो दिखाई दे रहा है वो होता नहीं है, वो सच नहीं होता, असलियत कुछ और होती है। और यही पूरे इंडेस इसी पर एप्लीकेबल है। बहुत सारे इंडेस में बहुत सारी जगह पर इस सब्सटेंस ओवर फॉर्म की वजह से आप देखेंगे ट्रीटमेंट ही बदल जाएगा, ठीक है। तो सब्सटेंस ओवर फॉर्म हमें देखना होता है कि वाकई में कंट्रोल है या नहीं है। लेकिन फिर भी अभी तक जो हमने देखा कि भाई 50% से ऊपर अगर आपने एक्विजिशन कर लिया है तो कंट्रोल आ जाता है। तो देयर मस्ट बी एक्वायरर, देयर मस्ट बी एक्वायरी, ठीक है। और हमने बात की कि एक्वायरी जो है उसका एग्जिस्टेंस खत्म भी हो सकता है और उसका एग्जिस्टेंस गोइंग कंसर्न रह सकता है। और खत्म हो जाएगा एग्जिस्टेंस तो वो तो बात ही खत्म हो गई, उसकी बुक्स रियलाइजेशन के थ्रू बंद हो जाएंगी। और जब वो एक्वायरर की बुक्स में मर्ज होगा तो वो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही होंगे, वहां कोई कंसोलिडेशन की बात नहीं होगी। लॉजिकल थे। उसके बाद हमने बात की कि भाई एक्विजिशन अगर एक्वायरी का एग्जिस्टेंस खत्म नहीं होता है, ठीक है ना, तो उस केस में एक्वायरर की बुक्स जो खुद की बनेगी वो तो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो गई, लेकिन उसके अलावा जो है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी बनेंगे, ठीक है। आपने किसी भी सब्सिडरी में इन्वेस्टमेंट किया, ज्वाइंट वेंचर में इन्वेस्टमेंट किया, एसोसिएट में इन्वेस्टमेंट किया, तो इन्वेस्टमेंट जब आप करते हो तो इन्वेस्टमेंट की अकाउंटिंग होती है इंडेस 27 से। किससे होती है? सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसमें और नॉर्मली अगर आपके कोई और अदर इन्वेस्टमेंट है तो इंडेस की जो इन्वेस्टमेंट की अकाउंटिंग होगी वो 109 से होगी। किससे होगी? ये जो मैंने पहले भी बात की थी 109 मैंने काट दिया था, याद हो तो, पर मैं अब बता देता हूं कि एसोसिएट में इन्वेस्टमेंट किया मतलब आपने किसी में इन्वेस्टमेंट किया, वो आपका एसोसिएट है या वो आपका ज्वाइंट वेंचर है या वो आपकी सब्सिडरी है। अब आप अपने सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अगर बना रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट की अकाउंटिंग होगी इंडेस 27 से। किससे होगी? और अगर आप कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं तो एसोसिएट और ज्वाइंट वेंचर के केस में उस इन्वेस्टमेंट की अकाउंटिंग 28 से होगी। और अगर सब्सिडरी है वो तो अकाउंटिंग 103 से होगी पहली बार और उसके बाद होगी 110 से। बताया था ना। और इसके अलावा आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया जो कि ना तो एसोसिएट है, ना ज्वाइंट वेंचर है, ना सब्सिडरी है, वो किसी कैटेगरी में आएगा ही नहीं, तो वो नॉर्मल इन्वेस्टमेंट है। उसके सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओ, कंसोलिडेटेड में उसकी अकाउंटिंग करो, उसके लिए इंडेस 109 है ना। ये बात मैंने एक दिन बता रहा था, फिर बताते बताते कुछ कंफ्यूज आपकी तरफ से कुछ रिस्पॉन्स आया, मैंने कहा इस पॉइंट को छेड़ना नहीं चाहिए, तो मैंने बात आगे बढ़ा दी थी और एक बार मैंने 109 काट भी दिया। ठीक है, कोई बात नहीं, चल कभी कभी ऐसा कर लेना पड़ता है कि किसी बात को आगे डिस्कस करना पड़ता है, ठीक है। और इंडेस 103 में हमने एक्विजिशन की अकाउंटिंग देखी है ना। एक्विजिशन जो टेक ओवर हमने देखा, दोनों ही देख लिए, और उसमें एक्वायरी का एग्जिस्टेंस खत्म नहीं हुआ तो भी देख लिया और हो गया तो भी देख लिया, और वो मेथड थी। और इसमें एक चीज हमने देखी, रिवर्स एक्विजिशन। क्या देखी? रिवर्स एक्विजिशन का कोई एग्जांपल हमने नहीं किया अभी तक, हमने केवल रिवर्स एक्विजिशन का मतलब बताया। उसमें कोई दिक्कत तो नहीं, किसी को एक जनरल मीनिंग समझ में आ गया था। मैंने आपको बताया था कि रिवर्स एक्विजिशन में होता क्या कि मैंने एक्वायर किया, मैं एक्वायरर, आप एक्वायरी लीगली, लेकिन अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जो लीगल एक्वायरी था वह एक्वायरर बन जाएगा क्योंकि कंट्रोल उसका आ गया था, और जो लीगल एक्वायरर था वो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से एक्वायरी हो जाएगा। मैंने इसका एग्जांपल दिया था कि मेरे पास 100 शेयर्स थे,
और मैंने उस कंपनी के 100 शेयर्स मेरे पास थे, अब उसी कंपनी ने 200 शेयर आपको एक्वायर करने में आपको 200 शेयर दे दिए, तो मेरे पास तो 100 ही रह गए और आपके पास 200 गए, तो 300 में से 66% लगभग आपके पास है, तो उल्टा कंट्रोल आपका आ गया, है कि नहीं। तो हमने ये बात भी कर ली थी, रिवर्स इक्वेशन की भी अकाउंटिंग हमें सीखनी है। और फिर हमने एक बात देखी थी कि बिजनेस कॉम्बिनेशन का ऐसा ट्रांजेक्शन, बिजनेस कॉम्बिनेशन का ऐसा ट्रांजेक्शन जिसमें कि जिन पार्टीज का पहले कंट्रोल था उन्हीं पार्टीज का बाद में कंट्रोल हो जाएगा, कंट्रोल बाद में भी उन्हीं का रहेगा, तो वो कॉमन कंट्रोल ट्रांजेक्शन कहलाएगा। उस पर इक्वेशन मेथड नहीं लगती है, उसकी अकाउंटिंग बिल्कुल डिफरेंट है, और वही हमें अभी सीखनी, कॉमन कंट्रोल ट्रांजेक्शन। तो हमारा आज का डिस्कशन है कॉमन कंट्रोल ट्रांजेक्शंस के बारे में। तो पहले मैं कुछ एग्जांपल्स बेसिक लूंगा, उसके बाद हम आगे की बातें करेंगे, ठीक है। बड़े आगे देखिए, ये एक एग्जांपल यहां पे हम ले रहे हैं, ये कुछ नाम आपको लगेंगे कि हाँ ये सर ने कुछ फिल्मों के नाम ले लिए हैं, आपने दोनों देखी हुई होगी, देखना भी चाहिए। तीसरी में भी कैरेक्टर का नाम लिखा हुआ है ना, देखी होगी। चलो, एक कंपनी है पुष्पा लिमिटेड, और उसमें एक रॉकी लिमिटेड नाम की कंपनी के ने 70% शेयर ले रखे हैं, मैंने एरो एरो कैसा बनाया वो देख लें। और एक कंपनी है आरआरआर लिमिटेड, और उसमें भी रॉकी लिमिटेड ने 60% शेयर ले रखे हैं। तो रॉकी लिमिटेड पेरेंट कंपनी है, पुष्पा लिमिटेड और आरआरआर लिमिटेड दोनों उसकी सब्सिडरी कंपनी है, और पुष्पा और रॉकी आपस में पुष्पा और आरआरआर आपस में, उनके बीच में देखें तो फेलो सब्सिडरी है। क्या है? फेलो सब्सिडरीज वो होती हैं जिनकी कॉमन होल्डिंग कंपनी होती है, कॉमन पेरेंट होता है। इज दिस क्लियर? माँ बाप के जो दो बच्चे हैं वो फेलो बच्चे हैं। कौन से बच्चे हैं? क्योंकि उनका पेरेंट सेम है। इज दिस क्लियर? तो यहां पर रॉकी लिमिटेड जो है वो पेरेंट कंपनी है, बहुत आराम से पढ़ेंगे अपन, आप थोड़ा ध्यान से ना। और पुष्पा लिमिटेड और आरआर लिमिटेड उसकी सब्सिडरी कंपनी है। सब्सिडरी मैंने क्यों ले लिया? क्योंकि मैं मान के चल रहा हूं 50% जो ऊपर है तो कंट्रोल आ गया है, ठीक है। अब हुआ क्या, ट्रांजेक्शन पुष्पा और रॉकी के आरआरआर के बीच में हुआ, दो सब्सिडरीज के बीच में। पुष्पा लिमिटेड ने आरआरआर लिमिटेड को खरीद लिया, एक्वायर टेक ओवर कर लिया, एक्वायर कर लिया। पुष्पा ने आरआरआर को टेक ओवर कर लिया, मतलब कैसे कर लिया बताएं? या तो आरआरआर लिमिटेड बंद कर दी और पुष्पा ने उसको खरीद लिया, है ना। या पुष्पा लिमिटेड ने आरआरआर के जो 60% शेयर थे वो रॉकी के पास थे, रॉकी से खरीद लिए, कुछ भी हो सकता है ना, ठीक है, वो टेक ओवर कर लिया। या वाइस वर्सा, या आरआरआर ने पुष्पा को एक्वायर कर लिया। तो मुझे बताइए, ये सीसीटी या सीसीबीसी लिखा है मैंने, ये कॉमन कंट्रोल ट्रांजेक्शन ही तो हुआ। बताओ पहले कंट्रोल किसका था पुष्पा पर? रॉकी का। पहले आरआर पे कंट्रोल किसका था? रॉकी का। पुष्पा ने आरआर को खरीद लिया तो आरआर पे कंट्रोल किसका हो गया? पुष्पा का। लेकिन अल्टीमेटली पुष्पा पे कंट्रोल किसका है? तो फिर पहले भी कंट्रोल सब कुछ बाप कौन था? रॉकी लिमिटेड। और आज भी कौन है? तो फिर ये कॉमन कंट्रोल बिजनेस ट्रांजेक्शन है, सीसीबीसी। ये क्या है? ठीक है। ये क्यों हुआ, किस कारण से हुआ, इसके पीछे क्या लॉजिक है, इसकी अकाउंटिंग जरा अलग क्यों होती है, उन सब बातों पे भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन हाँ, ये इसको इंड एस 103 में कहा गया कॉमन कंट्रोल ट्रांजेक्शन। ऐसा बिजनेस कॉम्बिनेशन का ट्रांजेक्शन जिसमें ट्रांजेक्शन के पहले जिन पार्टीज का कंट्रोल था, ट्रांजेक्शन के बाद भी उसी पार्टी का कंट्रोल है। हो सकता है ना भाई, देखिए अगर ये नॉर्मल बिजनेस कॉम्बिनेशन हो, कॉमन कंट्रोल ना हो, तो एक्वायरी की बुक्स को जब एक्वायरर की बुक्स में लाएंगे तो फेयर वैल्यू पे लाएंगे, किस पे लाएंगे? हाँ है ना। लेकिन रॉकी लिमिटेड को लगता है कि यार फेयर वैल्यू पे नहीं करना है अपने को, क्योंकि अभी हम इसमें आगे पढ़ेंगे कॉमन कंट्रोल ट्रांजेक्शन में कि फेयर वैल्यू देखना ही नहीं, ठीक है। तो इसलिए लॉजिक अभी आगे धीरे धीरे बढ़ते हैं। यहां तक बात समझ में आई? ठीक है। अब यहां पर मैं पहले एक बात और क्लियर कर दूं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अब एग्जांपल बहुत सारे बन सकते हैं, कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना पड़ेगा कि ऐसा बिजनेस कॉम्बिनेशन का ट्रांजेक्शन जिसमें कि कंट्रोल जिन पार्टीज के पास पहले था बाद में भी उन्हीं के पास, तो वो कॉमन कंट्रोल बिजनेस ट्रांजेक्शन माना जाएगा, कॉमन कंट्रोल बिजनेस कॉम्बिनेशन माना जाएगा, सीसीबीसी। एक कंपनी है रॉकी लिमिटेड, मैंने पी लिखा है, पेरेंट है, और एस से सब्सिडरी है। पुष्पा, आरआरआर लिमिटेड और बाहुबली लिमिटेड नाम की 3 कंपनीज हैं जो कि इसकी सब्सिडरी कंपनी है। वो 50% से ऊपर हो गया, मैंने परसेंटेज नहीं लिखा। अब पुष्पा लिमिटेड की एक और सब्सिडरी कंपनी है जवान लिमिटेड। कौन सी?
आरआरआर लिमिटेड की दो सब्सिडरी कंपनी, पठान लिमिटेड और एनिमल लिमिटेड, और बाहुबली की दो है, राधे लिमिटेड और बादशाह लिमिटेड। ठीक है, ये सब्सिडरी की सब्सिडरी है। ये पुष्पा, आरआरआर और बाहुबली, ये तीनों कहलाएगी फेलो सब्सिडरी। क्या कहलाएगी? और सब्सिडरी की सब्सिडरी कहलाती है सब सब्सिडरी। क्या कहलाती है? रॉकी के लिए पुष्पा, आरआरआर और बाहुबली सब्सिडरी है, लेकिन रॉकी के लिए जवान, पठान, एनिमल, राधे, बादशाह, ये सब सब्सिडरी है ना। और ये आपस में सब फेलो सब्सिडरी है, फेलो सब्सिडरीज है, हाँ है ना। ठीक है, रॉकी लिमिटेड। अल्टीमेट पेरेंट कौन है? वैसे जवान एस है, पुष्पा एस है, लेकिन जवान के लिए पुष्पा एस है कि पी? जवान के लिए पुष्पा क्या है? पेरेंट। ठीक है ना, क्योंकि जवान, पुष्पा लिमिटेड की सब्सिडरी जवान लिमिटेड है, तो जवान लिमिटेड के लिए तो पुष्पा पेरेंट कंपनी होगी, और ये पेरेंट का भी पेरेंट है, अल्टीमेट पेरेंट है तो दादाजी, है कि नहीं? तो ये हो गया इतना। अब क्या हुआ, मान लीजिए पुष्पा ने पठान को एक्वायर कर लिया, ये पठान ने एनिमल को एक्वायर कर लिया, ये एनिमल ने आरआर को कर लिया, बाहुबली ने राधे को कर लिया, कुछ भी इनमें खेल रहे हैं, ये बच्चे खेल रहे हैं आपस में, बाप तो बाप है, खेल कौन रहा है? बच्चे, है ना। तो ये कुछ भी हो जाए, ये सीसीबीसी है। ये क्या है भाई? नॉर्मली मैं बोलूं, पठान लिमिटेड ने एनिमल लिमिटेड के 70% शेयर एक्वायर कर ली, तो ये तो हम आज तक पढ़ते हैं एक्विजिशन मेथड, नॉर्मल एक्विजिशन था, हाँ है ना। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि तुम जवान ने पठान को खरीद लिया, पठान ने एनिमल को खरीद लिया, एनिमल ने आरआर को खरीद लिया, आरआर ने कुछ भी कर लिया इस पूरे ग्रुप में, अल्टीमेटली कंट्रोल किसका था पहले? इस सिचुएशन में कंट्रोल, अल्टीमेट कंट्रोल रॉकी के पास था, और बाद में भी कंट्रोल किसके पास रहेगा? तो फिर ये जो भी कॉम्बिनेशन है, ये कॉमन कंट्रोल बिजनेस कॉम्बिनेशन है, ये अलग है, इसकी अकाउंटिंग अलग है ना। तो मर्जर ऑफ फेलो सब्सिडरी आपस में जुड़ जाए, आपस में टेक ओवर कर ले, सब्सिडरी कर ले, हाँ है ना। ये पूरा एक ग्रुप है पेरेंट सब्सिडरी का। ये क्या है? ग्रुप कंपनीज। क्या है ये? मैंने लिखा है ग्रुप कंपनी, सेम ग्रुप। क्या लिखा है हमने? सेम ग्रुप लिखा है ना, सेम ग्रुप। तो अल्टीमेटली ये कॉमन कंट्रोल बिजनेस कॉम्बिनेशन कहलाएगा। क्लियर? अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, यहां पर हम इस एग्जांपल पे आते हैं। देखिए, पुष्पा लिमिटेड में 70% स्टेक किसका है? रॉकी लिमिटेड का नहीं है, रॉकी भाई का है, ये एक इंडिविजुअल है। आरआरआर में स्टेक किसका है? रॉकी भाई का है। तो रॉकी भाई किसको कंट्रोल कर रहे हैं? पुष्पा लिमिटेड को भी है, और आरआर, पुष्पा और आरआरआर को कंट्रोल कौन कर रहा है? रॉकी भाई। ठीक है, तो बताइए पेरेंट कौन है? सब्सिडरी कौन है ही नहीं, क्योंकि पेरेंट सब्सिडरी वर्ड तो एंटिटीज के बीच में होता है, इंडिविजुअल के लिए होता ही नहीं है। तो रॉकी भाई पेरेंट है ही नहीं, और पुष्पा और आरआरआर सब्सिडरी नहीं है रॉकी भाई की, और ना ही वो फेलो सब्सिडरी है, ना तो पेरेंट है, ना सब्सिडरी है, ना फेलो सब्सिडरी, तो कोई ग्रुप ही नहीं है, और ना ये ग्रुप कंपनीज है। लेकिन उसके बावजूद भी ये सीसीबीसी है, उसके बावजूद भी ये कॉमन कंट्रोल बिजनेस कॉम्बिनेशन क्यों है ये? क्योंकि अल्टीमेटली अगर पुष्पा ने आरआरआर को खरीद लिया, पुष्पा ने आरआर को एक्वायर कर लिया, या आरआर ने पुष्पा को कर लिया, तो भी कंट्रोल किसका रहेगा? तो इसलिए कॉमन कंट्रोल बिजनेस कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो मतलब अगर केवल यहीं तक की बात करें, तो ये बात क्लियर हो गई आपको कि पेरेंट सब्सिडरी तो है ही नहीं। ठीक है ना, इंडिविजुअल में तो कंसोलिडेशन होता ही नहीं है, लेकिन कॉमन कंट्रोल बिजनेस कॉम्बिनेशन को लेकर इन डेज में एक लाइन लिखी है। ठीक है, ठीक है, तो इन डेज में क्या लिखा है देखिए, एंटिटीज कैन बी, ये लाइन पढ़िएगा ध्यान से, एंटिटीज कैन बी कंट्रोल्ड बाय, और अभी तो रॉकी भाई तो हो सकता है, रॉकी के साथ एक और कोई इंडिविजुअल होता, दो लोग रानी होते, है ना, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी चाह रहा है। ठीक है, तो एंटिटीज कैन बी कंट्रोल्ड बाय इंडिविजुअल्स और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। ठीक है, एंड सच इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स मे नॉट सब्जेक्ट टू एफआर रिक्वायरमेंट ऑफ इंडेस। एफआर रिक्वायरमेंट, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑफ इंडेस, सही है ना। अरे रॉकी भाई के फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर बनेंगे तो कोई इंडेस लगेगा क्या? अरे बताओ, रॉकी लिमिटेड ने पुष्पा लिमिटेड के 60% शेयर ले रखे हैं, तो रॉकी भाई ने
तो रॉकी भाई और पुष्पा लिमिटेड की कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनेगी क्या? एफआर के इंडेस के प्रोविजन लगेंगे ही नहीं उस पर। लेकिन इंडेस प्रोविजन ना लगे भले ही, लेकिन वो फिर भी सेम जो है, जो कॉमन कंट्रोल बिजनेस कॉम्बिनेशन है, बोलो क्या है? कॉमन कंट्रोल बिजनेस कॉम्बिनेशन में लिखा है कंबाइनिंग एंटिटीज जो थी नॉट नेसेसरी टू बी पार्ट ऑफ सेम सीएफएस। क्या लाइन समझ में आई? इसको समझना पड़ेगा, नहीं आई ना समझ में, मैं इसीलिए पहले पढ़ने को बोल रहा हूं आपको, ठीक है? बताइए मेरी बात, मुझे ये बताइए आप यहां पर कि पुष्पा लिमिटेड और रॉकी भाई क्या ये पेरेंट सब्सिडरी है? क्या इन पे इंडेस लगेंगे? रॉकी भाई इनके कंसोलिडेशन पे इंडेस लगेगा? क्या कंसोलिडेशन करेंगे? लेकिन ये सीसीबीसी है, कॉमन कंट्रोल बिजनेस कॉम्बिनेशन है ना ये। तो सीसीबीसी होते हुए, सीसीबीसी का मतलब है कि दोनों कंबाइन तो हो रहे हैं। अरे दोनों कंबाइन हो रहे हैं कि नहीं? तो कंबाइनिंग एंटिटीज जो हैं वो जरूरी थोड़ी कि उनका सीएफएस बने। रॉकी भाई और पुष्पा लिमिटेड का कोई सीएफएस बनेगा क्या? नहीं बनेगा ना। तो यही तो लिखा है, कंबाइनिंग एंटिटीज नॉट नेसेसरी टू बी पार्ट ऑफ सीएफएस, यही तो लिखा है। और क्या लिखा है? एंटिटी कंट्रोल कौन कर सकता है? इंडिविजुअल भी कर सकता है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल भी कर सकता है, और वो इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल हो सकता है उन पे इंडेस ना लगते हो तो नहीं लगेगा ना रॉकी पे, रॉकी भाई पे। क्लियर? खैर सारी बातें भी धीरे धीरे और क्लियर होगी। बहुत कंसेप्चुअल पॉइंट है, इसलिए थ्योरेटिकल डिस्कशन थोड़ा बढ़ाएंगे, ज्यादा होगा। क्लियर? वो ज्यादा इसलिए होगा क्योंकि ये कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। इसकी अकाउंटिंग तो बहुत इजी है, लेकिन कॉमन कंट्रोल ट्रांजेक्शन का मतलब क्या था? जिस ऐसा बिजनेस कॉम्बिनेशन का ट्रांजेक्शन जिसमें कंट्रोल जिन पार्टीज का पहले था उन्हीं पार्टीज का पहले बाद में, तो ये कॉमन कंट्रोल हो जाएगा। ए लिमिटेड की कितनी कंपनीज थी सब्सिडरी? बी लिमिटेड, सी लिमिटेड और डी लिमिटेड। कुछ हुआ, क्या हुआ? कुछ हुआ, कुछ कुछ होता है ना, कुछ कुछ होता है। तुम नहीं समझो, नहीं तुमको समझना पड़ेगा, वो बोला हम नहीं समझे, ठीक है? तो कुछ कुछ होता है। तो ए लिमिटेड पेरेंट था और बी, सी और डी उसकी क्या थी? और अब ए लिमिटेड की पेरेंट सब्सिडरी रह गई सी और डी। आप बोलेंगे सर बी कहां गया? तो भैया बी के सारे शेयर जो भी थे वो ए के पास थे, भी अपन 100% ले लेते हैं। अब बी के सारे शेयर किसके पास थे? ए के पास। सी वाले लोग ए के पास गए और बी के शेयर खरीद लिए। रातों रात बाप बदल गया कि नहीं? गोद चला गया ना, ये स्टेप चाइल्ड भी तो होते हैं। तो अब सी पे किसका कंट्रोल आ गया? बी का। तो देखा जाए तो सी ने बी को टेक ओवर कर लिया। अरे इससे क्या मतलब ऐसे किया, लेकिन नॉर्मल केस में सी ने बी को टेक ओवर कर लिया। सी ने बी को टेक ओवर कर लिया तो आज तक हम एक्विजिशन पढ़ते हुए वैसी अकाउंटिंग होनी चाहिए, लेकिन वैसी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ट्रांजेक्शन ऐसा हुआ है जिसमें कंट्रोल पहले भी एक ही था और आज भी एक ही है, तो इसलिए सीसीबीसी है, इसलिए कॉमन कंट्रोल बिजनेस कॉम्बिनेशन है। इज दिस क्लियर ऑन नॉट? अब यहां पर थोड़ी सी डेफिनेशन पे आ जाते हैं जो कि बहुत जरूरी है यहां पर आकर। हाँ, व्हाट इज सीसीबीसी? कॉमन कंट्रोल बिजनेस कॉम्बिनेशन जो होता है वो एक ऐसा बिजनेस कॉम्बिनेशन होता है इन विच ऑल कंबाइनिंग एंटिटीज आर अल्टीमेटली कंट्रोल्ड बाय सेम पार्टीज बोथ बिफोर एंड आफ्टर बीसी। बीसी मतलब बिजनेस कॉम्बिनेशन। तो यही बात हम करते हुए, इसी लाइन पर हम टिके हुए। इसकी अकाउंटिंग इंडेस 103 के अपेंडिक्स सी में दे रखी है, मैंने बताया था इसकी अकाउंटिंग अलग है। अभी तक हमने जो एक्विजिशन अकाउंटिंग पढ़ी है उससे अलग अकाउंटिंग है इसकी। अलग क्यों है, क्या है, वो आगे की बात है, ठीक है? और लेकिन एक लाइन और लिखी है, ये कंट्रोल ट्रांजिटरी नहीं होना चाहिए। क्या बोला मैंने? हमने बोला ऐसा बिजनेस ये जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं ना, ये थ्योरेटिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसकी थ्योरी को जरा ढंग से समझना पड़ेगा, सवाल तो हो जाएंगे। तो ऐसा बिजनेस कॉम्बिनेशन का ट्रांजेक्शन जिसमें कि ट्रांजेक्शन के पहले और बाद में सेम पार्टीज का कंट्रोल है, लेकिन वो कंट्रोल परमानेंट होना चाहिए। ट्रांजिटरी का मतलब टेम्पररी। क्या है? टेम्पररी नहीं होना चाहिए। कंट्रोल क्या होना चाहिए? परमानेंट। कंट्रोल इज नॉट ट्रांजिटरी, कंट्रोल इज नॉट। ये एबीसी वाला एग्जांपल जैसे मैंने लिया था ना अभी, ए की कंपनी बीसीडी थी और फिर बी चली गई, सी ने खरीद लिया, अभी तो किया हमने। चलो एक और कर लेते हैं। हाँ, मैंने अब की बार डेट दे दी आपको थोड़ा सा समझाने के लिए।
डेट की बात कर लेते हैं, ठीक है, करें। 1/4/2015 को क्या हुआ जरा देख के बताएं। सोनू लिमिटेड ने T2 लिमिटेड को एक्वायर कर लिया। मैंने P और S लिख दिया तो पेरेंट सब्सिडरी रिलेशनशिप आ गई, मतलब कंट्रोल आ गया, ठीक है। सोनू लिमिटेड ने किसको, T2 लिमिटेड को खरीद लिया है। T2 किसका है? T2 किसका है? सोनू का। अब 1 अप्रैल 2021 को कुछ हुआ, 5-6 साल तक तो सोनू T2 का ही रहा, दोनों दोस्त थे अच्छे। इनकी जिंदगी में स्वीटी आ गई। कौन आ गई? स्वीटी आ गई। अब बताइए, सोनू और T2 तो है कि नहीं? T2 किसका? सोनू का। और स्वीटी भी किसकी? सोनू ने स्वीटी को टेक ओवर कर लिया था। अरे हाँ या ना? तो ये भी नॉर्मल बिजनेस कॉम्बिनेशन है, ये तो टेक ओवर ही तो किया है, एक्विजिशन ही तो हुआ है। अरे हाँ या ना? अगर इसकी अकाउंटिंग करना है तो नॉर्मल बीसी लिखा है मैंने, नॉर्मल बिजनेस कॉम्बिनेशन मतलब एक्विजिशन मेथड से कर लेंगे जैसे करते हुए आ रहे हैं, है ना? लेकिन 2 अप्रैल को क्या हुआ? हाँ, स्वीटी लिमिटेड के जो कंट्रोल सोनू लिमिटेड के पास था, इन्हें मान लो से 100% शेयर सोनू के पास थे। T2 गया सोनू के पास कि मुझे स्वीटी चाहिए, मुझे क्या चाहिए? तो स्वीटी के सारे शेयर T2 ने सोनू से ले लिए, ठीक है। तो सोनू का T2 था, फिर सोनू का T2 और स्वीटी दोनों थे, और अब है सोनू के T2 की स्वीटी, सोनू के T2 की स्वीटी। दिख रहा है सामने, दिख रहा है? नहीं दिख रहा? ठीक है। तो भैया T2 ने स्वीटी को एक्वायर कर लिया कि नहीं? कंट्रोल पहले किसका था? हाँ, है ना? बाद में किसका है? तो ये बिजनेस, अभी हमने क्या बात की कि ये कॉमन कंट्रोल बिजनेस कॉम्बिनेशन है, हाँ या ना? लेकिन ये जो हुआ है 2 अप्रैल को हुआ, 1 और 2, क्लियर है कि नहीं? तो यहां पर अगर मान लीजिए, ध्यान देना आप, अगर यहां लिख दूं मैं टेम्पररी है, क्या है ये यहां सिद्ध हो गया ना कि टेम्पररी था। अरे 1 अप्रैल से 2 अप्रैल ही तो हो गया, ऐसी कोई डेज की लिमिट नहीं, 7 दिन 8 दिन ऐसा कुछ नहीं है, वो तो फिर वहां केस टू केस ही देखना पड़ेगा। लेकिन आपने स्वीटी को एक्वायर किया, पहले डायरेक्ट कर लिया तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपने डायरेक्ट खरीदा और अगले दिन उसको T2 के साथ कर दिया, हाँ या ना? तो हमें क्या लग रहा है कि कॉमन कंट्रोल बिजनेस कॉम्बिनेशन है कि नहीं? लेकिन यहां जाके सिद्ध क्या हो गया कि ये तो टेम्पररी था, ये तो क्या, तो फिर इसमें सीसीबीसी की अकाउंटिंग नहीं लगेगी। ऊपर क्यों लगाई थी मैंने? क्योंकि वहां मैंने ट्रांजिटरी वाला पॉइंट ही नहीं लिया था, ठीक है। अगर आपने कोई भी काम ऐसा किया है जिसमें कि पहले जिसका कंट्रोल था बाद में भी उसी का कंट्रोल है और वो टेम्पररी नहीं है, तो ही वो सीसीबीसी है, तो ही वो। लेकिन आपने कोई सीसीबीसी किया, सीसीबीसी जैसा किया, लेकिन आपको लग गया कि भाई साहब ये तो टेम्पररी था। क्या था भाई? सोनू ने स्वीटी को टेक ओवर किया और बाद में T2 से स्वीटी को टेक ओवर करवा दिया, है कि नहीं? तो फिर उस केस में ये सिद्ध हो गया कि ये फॉर सोनू स्वीटी इज ट्रांसिटरी, है ना? तो उस केस में अल्टीमेटली कौन सी अकाउंटिंग लगेगी? नॉर्मल बिजनेस कॉम्बिनेशन ही लग जाएगा। सीसीबीसी की 2 कंडीशन हो गई, कौन कौन सी? एक कि भाई पहली बात तो ये कि कंट्रोल सेम पार्टीज का होना चाहिए, और दूसरी एक और है कि वो टेम्पररी भी नहीं होना चाहिए। अगर वो टेम्पररी है कंट्रोल, तो उस केस में सीसीबीसी नहीं मानेंगे उसे, है ना? अभी हालांकि मैं इसको और डिटेल में हम अभी आगे बात करेंगे, धीरे धीरे कर पाएंगे, ठीक है ना? तो ये बेसिक बात हमारी यहाँ पर हो गई, ठीक है? क्या यहाँ तक की बातें क्लियर है? ठीक है। अब जो अकाउंटिंग होती है, ठीक है ना, वहां पे एक्विजिशन मेथड थी। कौन सी मेथड थी? एक्विजिशन मेथड थी। बताइए एक्विजिशन मेथड में हम क्या करते थे? भाई एक्विजिशन मेथड में अभी हम मान लेते वो जो है क्या करते थे हम, बताइए। हाँ, एक्वायरी की नेट एसेट्स को ले आते थे फेयर वैल्यू पे। किस पे? फेयर वैल्यू पे। क्या रिजर्व लाते थे? रिजर्व थोड़ी लाते थे उसके,
उसके रिजर्व नहीं लाते, केवल असेट और लाइबिलिटी तो लाते। यस और नो? ठीक है, ये पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड क्या है ये? इसमें कभी भी फेयर वैल्यू नहीं आएगी। जो कंबाइनिंग एंटिटीज है ना, उनकी जो बुक वैल्यू थी एज इट इज उसी बुक वैल्यू पे ले आएंगे। हाँ, हाँ, उसका रीजन तो हम पढ़ेंगे, पहले हम अकाउंटिंग तो सीखें भाई। एक्चुअली कहने देखो इन्होंने बोला उसका रीजन क्या, तो बेसिक रीजन तो देते कि यार ये कुछ हुआ ही नहीं ना, सब्सटेंस ओवर फॉर्म। आपने भले ही बहुत बड़ा ट्रांजेक्शन कर लिया पर उसका निष्कर्ष तो वही निकला। तो आप शायद जबरदस्ती फेयर वैल्यू पे लाके शेयर होल्डर को गुमराह करने वाले हो कि आप 1 लाख के एसेट को 1.5 लाख का दिखाना चाहते थे, इसलिए आपने मर्जर करवा दिया। रॉकी भाई का खेल है ये तो, जबकि हुआ कुछ भी नहीं है। पहले भी रॉकी का कंट्रोल था, अभी भी रॉकी का कंट्रोल है। रॉकी को लग रहा है यार अपनी ये जो मशीनरीज हैं, इसको ये मशीनरी टेक ओवर करते हैं और फेयर वैल्यू पे दिखा के बैलेंस शीट को स्ट्रॉन्ग करता हूं मैं, इन्वेस्टर को उल्लू बनाता हूं मैं। हो सकता है ना? तो जब पहले जो था वही निष्कर्ष आया है, तो जो पहले वैल्यू थी वही ले लो। तुम जबरदस्ती फेयर वैल्यू क्यों ला रहे हो? थोड़ा सा हम देखिए लॉज कॉन्सेप्ट को भी समझे तो जनरल वे में समझे, ना कि कोई रटने के दृष्टिकोण से समझे। तो इसलिए पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड कहती है कि भैया फेयर वैल्यू लाना ही नहीं है। जब सब कुछ पहले जैसे है तो सब कुछ पहले जैसे, मर्ज हो गया ये तो सही, मर्ज नहीं हुआ ऐसा तो नहीं, तुमने टेक ओवर तो किया ही है। तो टेक ओवर किया तो मुझे कंसोलिडेशन तो करना पड़ेगा, कंसोलिडेशन करना पड़ेगा तो दोनों के एसेट्स को जोड़ना पड़ेगा, एसेट्स को जोड़ना, लाइबिलिटीज को जोड़ना पड़ेगा। अरे हाँ है ना? तो तुम्हारी तो कैरिंग अमाउंट पे थी। अच्छा तुम्हारी जो एक्वायरर अपनी खुद की एसेट्स को कैरिंग अमाउंट पे है, उसको फेयर वैल्यू पे रिवैल्यू कर ही सकता है। वो तो खुद के लिए तो कर ही सकता था ना, दूसरे इंडेक्स लग जाएंगे। और एक्वायरी की जब एसेट्स आएंगी, लाइबिलिटी आएंगी, तो उसको तो फेयर वैल्यू पे ही लाना था। तो यार जब सब कुछ पहले जैसे ही है, पहले भी रॉकी लिमिटेड का कंट्रोल था, आज भी रॉकी लिमिटेड का कंट्रोल है, तो तुमने केवल मर्जर करके उसकी फेयर वैल्यू दिखा दी और बैलेंस शीट को और स्ट्रॉन्ग कर दिया शायद। इसे गलत है ना? तो तुम्हारे किए गए बिजनेस कॉम्बिनेशन का जब रिजल्ट ये निकला कि सब कुछ पहले जैसे ही है, तो पहले जैसे ही रहने दो। हाँ है ना? इसलिए ऐसा कुछ प्रोविजंस होते हैं, इसको पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड कहते हैं। सर फिर इन्होंने ऐसा किया ही क्यों? बस या तो कोई इंटेंशन, तो किसी के मन में झांक कर तो देख नहीं सकते कौन सच्चा कौन झूठा, तो बस शायद ये सिनर्जी का बेनिफिट लेना चाहते हो। ठीक है, इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है कि जो रिजर्व्स हैं, क्या है बोलिए? रिजर्व। ठीक है ना? वो रिजर्व्स भी टेक ओवर हो जाए। एक्वायरी के रिजर्व्स भी आप अपनी बुक में शो कर सकते हो, है ना? एक्वायरी के क्या कर सकते हो शो? रिजर्व्स भी आप शो कर सकते हो। ठीक है, क्यों करते हैं उसके पीछे भी लॉजिक आगे बढ़ेंगे। और देखिए अभी बोला हमने कोई एडजस्टमेंट करना ही नहीं है, फेयर वैल्यू नहीं लेना है ना, लेकिन अकाउंटिंग पॉलिसी को यूनिफॉर्म करने के लिए कोई चेंज करने को आ जाए तो करना पड़ेगा। कैसे, वो भी बता देता हूं। एक एक्वायरर है, ये कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। सवाल तो बहुत इजीली हो जाएंगे। आपको एक बात बताऊं, अगर अब मैं आपको भी सवाल करवा दूं तो बोले हाँ सर बहुत ये तो हो गया, पता ही नहीं चला। ठीक है, लेकिन ये बात समझना, थोड़ा समझना इसको, है ना? मान लीजिए हमारा स्टॉक फीफो पे वैल्यू है, फर्स्ट एड फीफो पड़ा होगा ना, फीफो पे वैल्यू किया 1 लाख का। एक्वायरी बी लिमिटेड है, हम ए लिमिटेड है, एक्वायरी बी लिमिटेड है। बी लिमिटेड ने अपना स्टॉक वैल्यू किया है, मान लीजिए 50,000 का स्टॉक है, वो उन्होंने वेटेड एवरेज पे कर रखा है। अब उसका स्टॉक हमारी बुक्स में आ रहा है, उसका स्टॉक हमारी, तो वो तो फेयर वैल्यू पे आना चाहिए था अगर एक्विजिशन मेथड होती। पर सीसीबीसी है तो 50 पे लाना है, चेंज नहीं कर सकता, नहीं कर सकता ना। लेकिन एस कहता नहीं, 50 पे है तो चेंज नहीं करना, फेयर वैल्यू मत देखो। लेकिन वो तो वेटेड एवरेज पे है ना। तुम्हारे घर में क्या चलता है भाई, होता है ना, दो घरों में संबंध होता है, तो भाई कई बिल्कुल असली तो यही है ना, असली बात तो यही है कि यार जो हमारे घर में आने वाला है उससे हम कोई ज्यादा चेंजेस ना कराएं, एडजस्टमेंट ना कराएं। भाई जैसे आप रहते हो वैसे रहो, लेकिन थोड़े बहुत तो घर के रीति रिवाज होते हैं ना, उसको तो फॉलो कर लो। तो हमारा स्टॉक जो है फीफो पे है, तो हमारी अकाउंटिंग पॉलिसी फीफो की, हमारा आपकी अकाउंटिंग पॉलिसी वेटेड एवरेज था। अगर आपके 50,000 स्टॉक को फीफो से वैल्यू करें तो 51 वैल्यू आ रही है, कितनी आ रही है? तो 51 पे ला सकते हो, अकाउंटिंग पॉलिसी की वजह से जो चेंज था ना वो ला सकते हो, अदरवाइज वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा। ऐसा लिखा है, सही भी है। अरे अकाउंटिंग चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी पे तो दूसरे इंडेक्स भी लगते हैं। क्लियर हो रही बात? तो खैर ऐसी कुछ बातें हैं, मैं अभी केवल आपको ये बताना चाहता हूं कि ऐसी कुछ बातें हैं जो पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड में है, जो कि एक्विजिशन मेथड से अलग है। और इसकी वजह से क्या होता है
कि अकाउंटिंग में चेंज आ जाता है। ये बेसिक बातें हैं, ठीक है। वो कंट्रोल ट्रांजिटरी नहीं होना चाहिए, टेम्परेरी नहीं होना चाहिए, और कंट्रोल सेम पार्टीज का होना चाहिए। ये कॉमन कंट्रोल बिजनेस कॉम्बिनेशन है। ये बहुत बेसिक बात हमने करी है। ये कुछ एग्जांपल्स थे, आपके समझ में आ गए। अब हम आते हैं, हाँ अच्छा, वो ठीक है, मुझे लगा कोई डाउट है। बढ़े आगे। अब जरा हम बात करते हैं, अच्छा ये नहीं मिटता, हाँ 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 हाँ, इस पार्ट टू को मैं हटा ही देता हूँ। चलिए बढ़े आगे। हाँ, ए लिमिटेड एक कंपनी है, बी लिमिटेड एक कंपनी है। ए और बी दोनों मिल गए हैं और इन्होंने एक नई कंपनी बना ली, हम न्यू कंपनी लिमिटेड है सी लिमिटेड, सी कंपनी बना ली है। ये अमलगमेशन क्या है, ये एग्जिस्टिंग कंपनीज बंद हो गई, ठीक है। तो इसका मतलब ए के जो शेयर होल्डर थे और जो बी के शेयर होल्डर थे, उनको कंसिडरेशन किसने दिया, सी ने। सी ने कैश दे दिया, हो सकता है सी ने कैश दे दिया, ये भी हो सकता है जनरली, और सी ने नए शेयर इशू कर दिए, मार्केट में शेयर होल्डर ही बदल गए। लेकिन जनरली अमलगमेशन में ऐसा क्यों होगा, फिर ये मिलते ही क्यों? भाई इनके मिलने का डिसीजन तो इन्हीं के शेयर होल्डर ने लिया होगा ना। हो सकता है कि वो बाद में निकलना चाहते हो कंपनी से, निकल जाए, पर ठीक है ना। हमने लिया कंट्रोल ऑफ बिजनेस लाइंग विद सेम पार्टीज एज बिफोर, ये लाइन लिख दी। और टेम्पररी नहीं लिखा तो मैं परमानेंट मानूंगा, टेम्पररी नहीं लिखा तो मैं, तो भैया ए और बी ने अमलगमेशन कर लिया है और सी लिमिटेड नई कंपनी बन गई है, बिजनेस कॉम्बिनेशन है, एक्वायरर एक्वायरी है तो कॉम्बिनेशन है, और बिजनेस सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। हाँ जी, सर वॉइस बीच में ब्रेक डाउन हो गई थी। अभी है, अभी आ रही है आवाज, ठीक है सर, आ रही है। अभी आ रही है। जी सर, आ रही है अब। yes. तो कंसिडर हो गया इतना। अब ये जो है, ये कॉमन कंट्रोल बिजनेस कॉम्बिनेशन है। ये क्या है, इट्स अ कॉमन कंट्रोल बिजनेस कॉम्बिनेशन। कैसे पता चला कि ये कॉमन कंट्रोल है, क्योंकि कंट्रोल ऑफ बिजनेस लाइंग विद द सेम पार्टीज एज बिफोर, ये लाइन लिखने से सीसीबीसी हो गया। सीसीबीसी हो गया तो इंडेक्स 103 अपेंडिक्स सी एप्लीकेबल। सीसीबीसी है तो पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड लगेगी, मतलब एक्विजिशन मेथड नहीं लगेगी। और मैंने पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड वही है, होना तो वही है। वैल्यूज के बारे में भी आपको बताया। नेट एसेट कितनी है ए लिमिटेड और बी लिमिटेड की, 12 लाख और 12 लाख और 10 लाख रुपए की वैल्यू है। और ये तो असेट साइड हो गई, नेट एसेट लिख दिया। इक्विटी कैपिटल और अदर इक्विटी मिला के 12 लाख, बी लिमिटेड की 10 लाख, तो वही है। ठीक है, आगे बढ़े। ये मैंने फेयर वैल्यूज दे रखी है, बताइए इसका कोई मतलब है क्या है? कोई मतलब ही नहीं है इसका, इस सवाल में फेयर वैल्यू का मतलब नहीं है। ए लिमिटेड और बी लिमिटेड की बुक्स कैसे बंद होगी, रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू बंद हो जाएगी। कैसे बंद होगी बोलिए, रियलाइजेशन टू असेट्स, असेट्स अकाउंट बंद, बुक वैल्यू पर। लाइबिलिटीज टू रियलाइजेशन एट बुक वैल्यू, अकाउंट बंद, बात खत्म। इक्विटी कैपिटल एंड अदर इक्विटी ट्रांसफर टू शेयर होल्डर, ये अकाउंट बंद। कंसिडरेशन ड्यू करूंगा, एक्वायरर को डेबिट करूंगा, लेना है पैसे मुझे, टू रियलाइजेशन, वहां से शेयर्स आ जाएंगे, शेयर्स अकाउंट डेबिट टू ए लिमिटेड एक्वायर, जो भी है बताया था ना, ये सारा कर चुके हैं। और बस रियलाइजेशन का प्रॉफिट लॉस निकाल के शेयर्स जो आए कंसिडरेशन दे देंगे, वही होगा। और सी लिमिटेड के लिए क्या लगेगा बताइए, कॉमन कंट्रोल ट्रांजेक्शन है, इसलिए अपेंडिक्स सी से होगी, पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड से। सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही है, इंडिविजुअल कंसोलिडेशन थोड़ी है। बी और सी तो बंद ही हो गया, बी और सी तो बंद हो गई ना, सॉरी ए और बी तो बंद हो गई, ये सी लिमिटेड है, तो केवल अकेली सी अकेली ही है ना। तो मर्ज करें, मैंने एंट्रीज दो दो बार लिखी है क्योंकि दो कंपनीज ला रहा हूं मैं एक साथ भी कर सकता था। नेट असेट ऑफ ए लिमिटेड डेबिट कितने से बोलो, बुक वैल्यू पे ही आएगी ना। अगर एक्विजिशन मेथड होती, सीसीबीसी नहीं होता, तो फेयर वैल्यू पे आती है ना। नेट असेट ऑफ बी लिमिटेड अकाउंट डेबिट, बुक वैल्यू बोलिए 10 लाख से, है ना, ठीक है। असेट आ गई, लाइबिलिटी भी आ गई,
असेट लायबिलिटी दोनों आ गई। इसमें रिजर्व भी आएगा, इसमें उसके रिजर्व्स भी कंसोलिडेशन में शो किए जाएंगे। तो अदर इक्विटी अकाउंट क्रेडिट, अदर इक्विटी अकाउंट क्रेडिट कितने से, जल्दी बोलिए। वो अदर इक्विटी दिख जाएगा आपको 7 लाख और 6 लाख से। तो ये 7 लाख और 6 लाख से क्रेडिट हो जाएगा। इसमें कहां दिक्कत आ रही है आपको बता दें, कोई दिक्कत नहीं आ रही, हो गया। और कंसिडरेशन हम, अच्छा एक बात और बताइए, ये असेट्स होती है, ये लाइबिलिटी होती है, ये इक्विटी शेयर कैपिटल है, ये रिजर्व है, अदर इक्विटी है ना। तो आपने किसी की असेट भी ले ली, लाइबिलिटी भी ले ली, अपनी बुक में रिजर्व भी ले लिए, तो इसका मतलब शेयर कैपिटल ही तो है। अब आप जो भी दे रहे हो शेयर कैपिटल के बदले में तो दे रहे हो भाई। अभी तक आप क्या कर रहे थे, असेट लाइबिलिटी इक्विटी कैपिटल अदर इक्विटी, तो अभी तक आप किसके बदले में दे रहे थे, असेट और लाइबिलिटी के बदले में कंसिडरेशन दे रहे थे। लेकिन अब आप किसके बदले में दे रहे हो, सिर्फ कैपिटल के बदले में दे रहे हो। हाँ भाई, ये क्यों लिया उस पर तो हम चर्चा करेंगे, लेकिन इन द नेचर ऑफ ये जो आपका सीसीबीसी है, कॉमन कंट्रोल बिजनेस कॉम्बिनेशन, इसमें पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड लगती है। क्या लगती है, पहले मैं आपके दिमाग में फिट कर दूं, फिर रीजनिंग पे जाऊंगा। अभी रीजनिंग पे जाऊंगा बहुत ज्यादा तो थोड़ा सा दिक्कत होती है। तो अब इसमें कौन सी मेथड लगती है, पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड। पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड की दो बातें हैं, एक्वायरी की बुक्स, जो एक्वायरी की जब आप टेक ओवर की एंट्रीज करोगे तो उस केस में फेयर वैल्यूज आएंगी, नहीं आएंगी, बुक वैल्यू पे ही टेक ओवर होगा। फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट आप कर सकते हो, पर वो केवल अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंज की वजह से, अदरवाइज नहीं कर सकते। और एक्वायरी के रिजर्व्स भी आएंगे, ये पहले दिमाग में फिट करो। क्यों आएंगे, क्योंकि वो एक्चुअली ये कुछ हुआ ही नहीं है ना, पहले जैसा था वैसे सब कुछ है। मालिक भी आप ही हो तो रिजर्व पे भी आपका हक है, क्या दिक्कत है, रिजर्व पे भी आपका ही हक है, तो दिखाओ ना, कॉमन सेंस से चलो पहले। तो जब आपने जो कॉमन कंट्रोल बिजनेस कॉम्बिनेशन क्या है, पहले जिसका कंट्रोल था अभी भी उन्हीं पार्टीज का कंट्रोल है, तो सब कुछ एक्विजिशन के बाद भी कितने नाम बदल लिए, जो भी कर लिया, अल्टीमेटली सब आपका ही था, आज भी आपका ही है, उन्हीं लोगों का जिनका पहले था। तो सेम वैल्यू रखो और प्रॉफिट भी आप दिखा दो, पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट है ना। एक बात बताइए, हम बचपन में टिफिन खाते थे, उस पर आ जाते हैं। आप भी टिफिन लेकर आए स्कूल में, मैं भी लेके आया, है ना। क्या करते थे बताए, वहां पे तो पूलिंग इंटरेस्ट ही चलता था। ऐसा थोड़ी कि तुमने मैंने अगर एक उठा लिया तो तुम भी एक ही उठा सकते, हमारा हमारा कोई ज्यादा ही खा जाता था। तो अब रिजर्व भी मर्ज कर दो। अब ये मत सोचो कि भैया दोनों साथ में टिफिन, अब तो पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट है। मतलब हम लोग बिल्कुल पूरे सच्चे, इसको बोलते हैं सच्चा प्यार। क्या बोलते हैं भाई, दो लोग मिल रहे हैं ना, तो एक तो हो सकता है व्यापार कोई डील हुई हो, और एक बिल्कुल नहीं हुई, बिल्कुल मतलब कोई इसका इंटरेस्ट नहीं है, सब कुछ पहले जैसे ही है, सब कुछ पहले जैसे ही है, कोई चेंज नहीं है व्यापार, केवल सेल सिनर्जी बेनिफिट मिलने वाला है। अब जब सिनर्जी बेनिफिट के लिए करेंगे तो यार आपके रिजर्व भी मेरे 2 लाख प्रॉफिट, आपके 3 लाख है, तो हम दोनों को मिला के 5 लाख। अब ये मत बोलना तेरा मेरा मत कर, ठीक है ना। क्योंकि कंट्रोल सेम रहने का मतलब ही यही है कि जिनका कंट्रोल पहले था और जिनका आज ही है, ये उन्हीं के द्वारा रचा गया कोई खेल है। ये बेसिक जनरल बातें बता रहा हूं मैं भी आपको बहुत सिंपल वे में, ठीक है। तो यहां पर अदर इक्विटी आ गई, नेट एसेट डेबिट, नेट एसेट डेबिट टू अदर इक्विटी, टू अदर इक्विटी, है ना। और कंसिडरेशन मैंने दे दिया था, यहां ऊपर लिखा हुआ था, यहां पर ए लिमिटेड के लिए 80,000 शेयर इशू हो रहा है, बी के लिए 75,000, 10 रुपए का शेयर ही रखा है, ठीक है। या तो फेयर वैल्यू कुछ आनी नहीं है, नॉमिनल वैल्यू पे ही आ गया, और 8,750,000 आ गया। तो जो भी डिफरेंस है वो किस में आ गया, गुडविल। मैं यहाँ पे लिख देता हूं कैपिटल रिजर्व। मेरे हिसाब से तो गुडविल रिकॉर्ड ही नहीं होनी चाहिए। गुडविल वर्ड मैंने समझाने के लिए यूज कर लिया, कैपिटल क्यों नहीं होना चाहिए, गुडविल क्यों डेबिट कर, हम गुडविल क्यों मानते थे, हमारा लॉस था, हम यही बोल रहे हैं ना कि 10 रुपए के 12 दी तो 2 रुपए की गुडविल है, यही बोलते थे। तो लॉस को हमने गुडविल क्यों बोला, ज्यादा पैसे को। हम ये मानते थे कि भाई फ्यूचर में हम इसको, इसका बेनिफिट मिलेगा, तो ये एसेट है। क्या है ये, एसेट है। इज दिस क्लियर, ठीक है कि नहीं। अब आज इसको क्या बोला हमने, गुडविल नॉट रिकॉग्नाइज्ड। मैं क्या बोल रहा हूं, इसको कैपिटल रिजर्व डेबिट कर दो आप, कैपिटल रिजर्व। आपका पर्पस क्या है जुड़ने का सीसीबीसी में, केवल सिनर्जी, केवल क्या है, केवल सिनर्जी। वरना जुड़ने के तो 50 कारण हो सकते हैं, हो सकते हैं कि नहीं। आज मैं किसी बड़ी कंपनी से जुड़ूंगा, आज मैं किसी, तो मुझे ही फायदा होगा, उसको थोड़ी होगा, उसको कम होगा ना यार। मैं ये बताना चाहता हूं, जुड़ने के फायदे केवल सिनर्जी नहीं होता, बहुत कारण होते हैं,
ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि गुडविल आप लिख सकते हैं, लेकिन सीसीबीसी में गुडविल रिकॉग्नाइज ना करते हुए मेरे हिसाब से क्या करना चाहिए, क्या आपको प्रॉफिट कम कर लेना चाहिए। क्या कम कर लेना चाहिए, या तो कैपिटल रिजर्व भी आ जाएगा या प्रॉफिट कम कर लेंगे, है ना। तो ये बात समझ में आ गई आपको। कंसिडरेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ले दे के अल्टीमेट बात क्या रह गई बताइए। कुछ ही नहीं रह गई। हमको डिस्कशन इसलिए करना पड़ा क्योंकि थोड़ा सा थ्योरेटिकल पॉइंट इसमें एमसीक्यूज आ सकते हैं, एमसीक्यू में चीजें आ सकती हैं, वरना क्वेश्चन तो बड़ा सिंपल था। सारी बुक वैल्यू लेनी थी आपको, ठीक है, क्लियर। और कोई लॉस वॉस है ही नहीं, हमको तो मालूम ही था क्या होने वाला, हम ही तो करने वाले हैं, इसलिए कैपिटल रिजर्व अपना कम कर लो। मेरे हिसाब से ये होना चाहिए। और वैसे ही इलस्ट्रेशन 8 देख लें, क्या है बताइए भैया। एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन का मतलब भी बताया था ना मैंने आपको, नाम ही बदला है बस, और कुछ होना ही नहीं है। दुकान के बाहर का बोर्ड बदल गया, ए लिमिटेड बंद हो गई, ए लिमिटेड थी, उसने बी लिमिटेड लगा दिया बोर्ड। अब कंपनी है तो ऐसे थोड़ी लगा सकते। लीगली आरओसी में ए लिमिटेड बंद होगी और लीगली एक नई कंपनी बनेगी बी लिमिटेड, और बुक्स ऑफ अकाउंट ए की रिलेशन के थ्रू बंद होगी और बी में वो सारी एसेट लाइबिलिटी ट्रांसफर होकर आएगी, तो अकाउंटिंग तो वैसी होगी ना यार। अब अकाउंटिंग हमने कर ली पूलिंग इंटरेस्ट मेथड से, तो बस ये क्या वो सब कोई है, देख लो आप। बताइए ए लिमिटेड की नेट एसेट कितनी थी, मेरे को बुक वैल्यू लेनी है, फेयर वैल्यू से मतलब ही नहीं है, ठीक है, ठीक है। और इक्विटी और अदर इक्विटी देख लें कितना था, ये सब 6 लाख ईच हो गया ना। अरे बैलेंस शीट में असेट और लाइबिलिटी ये मिला के 12 लाख थे, और इक्विटी और अदर 6-6 लाख, तो 12 लाख टैली है ना ये। तो बैलेंस शीट बना के ना दी, वो इन्फॉर्मेशन दे दिया आपको, क्लियर हो गया। अब भैया सिंपल सी बात है, करना क्या, ये लिख दिया कंट्रोल, वो होना ही था तो नाम ही तो बदलता है सिर्फ उसमें। पहले भी ए लिमिटेड मान लो, अपन सब शेयर होल्डर थे ए लिमिटेड में, ठीक है ना। अपन सब भी अभी मतलब मैं ही ले लेता हूं अपने आप, क्यों अपन सब में भी फिर किसका कंट्रोल भाई। अपन सब में भी तो ये हो सकता है 60 मेरे पास थे बाकी आपके पास थे, या हम दोनों के पास 30-30 थे और बाकी सबके पास कम थे, हाँ है ना। तो अभी मैं मान लो मेरे पास थे और अभी भी मैं ही हूँ, पहले भी मैं ही था अभी भी, हाँ बस, हाँ मैं ही हूँ, बोल दो क्योंकि तुम ही हो, है ना। हाँ, हो गया। तो नेट एसेट डेबिट टू कंसिडरेशन, अच्छा टू अदर इक्विटी भी लानी है। हमने 12 लाख की एसेट ली, नेट एसेट, और 6 लाख की हमारे पास अदर इक्विटी भी आ गई, तो नेट 6 लाख के बदले में, कैपिटल के बदले में तो दे रहे हैं, कैपिटल के बदले में कितना दे रहे हैं, 2 लाख की क्या आ गई। मैं तो यह कहूंगा इसमें भी क्या आना चाहिए, ये गुडविल रिकॉग्नाइज ही नहीं होनी चाहिए कैपिटल, क्योंकि गुडविल हमने ये सोच के किए नहीं कि हम ज्यादा पैसे दे रहे हैं। ये ट्रांजेक्शन तो कॉमन कंट्रोल बिजनेस कॉम्बिनेशन हमें पहले दिन से मालूम था क्या होने वाला है, बुक वैल्यू पे तो लेना था सब, हाँ है ना। तो कैपिटल रिजर्व डेबिट कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि कई बुक्स में इसमें भी गुडविल डेबिट कर देते हैं, लेकिन मेरा जो पर्सनल मानना भी है, इवन इंडेज भी ये कहता है कि कैपिटल रिजर्व आप कम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बस कंसिडरेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल हो गया, खत्म होगी बात, ठीक है। तो अब ये हमने आज सिर्फ क्या सीखा, सीसीबीसी की बेसिक अकाउंटिंग, बस हमने कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर दिया, ठीक है। कॉमन कंट्रोल बिजनेस कॉम्बिनेशन की हमने बेसिक अकाउंटिंग हमने सीख ली, और ये कुछ एग्जांपल्स हमने यहां कर लिए, हालांकि भी बहुत सारी चीजें हैं। ये देखिए मैंने लिखा भी है, डिफरेंस बिटवीन शेयर कैपिटल एंड कंसिडरेशन, कैपिटल रिजर्व में डाल देना चाहिए, गुडविल रिकॉग्नाइज नहीं करनी चाहिए, ठीक है। हो गया इतना। क्या एक्वायरी यानी ट्रांसफर करने वाला ट्रांसफरर, और एक्वायरर यानी जिसके पास ट्रांसफर होके आए ट्रांसफरी, क्या एक्वायरी के रिजर्व का अस्तित्व रहा, हाँ उसके रिजर्व भी तो आ गए, अरे हाँ है ना। अब एक बात जो मैं पूछू, अब समझना, ध्यान देना, आपने गलती की थी, ध्यान से सुनना, बहुत सिंपल है। मैं जो पूछूंगा देखना, अभी भी आप शायद उसका गलत आंसर दें, क्योंकि कंफ्यूजन होता है एग्जाम में, ये गलती होती है। ए लिमिटेड और बी लिमिटेड बंद होके क्या हो गई, कंट्रोल सेम रहा, तो सीसीबीसी है, ये एग्जांपल ले लेता हूं। तो ए लिमिटेड और बी लिमिटेड की बुक्स कैसे बंद होगी ये बताएं, ये सीसीबीसी है, कैसे बंद होगी बताएं।
रियलाइजेशन से एसेट कहां जाएगी? अदर लाइबिलिटीज रिलेशन में जाएंगी ना, ठीक है। शेयर कैपिटल शेयर होल्डर में जाएगी। अदर इक्विटी, अदर इक्विटी सीसीबीसी है तो यहाँ सी में लाना है कि नहीं? तो पहले आपको शेयर होल्डर में ना भेज के उसे रियलाइजेशन में भेजना चाहिए। कहा भेजना चाहिए? हालांकि रियलाइजेशन का बैलेंस भी कैपिटल शेयर होल्डर में ही जाना है, लेकिन लॉजिक क्या कहता है? जैसे सारी एसेट रिलेशन में गई, जैसे सारी लाइबिलिटी रिलेशन में गई, वैसे अदर इक्विटी को भी रिलेशन में भेजना चाहिए, क्योंकि जब सी की बुक्स बनेगी तो असेट डेबिट, लाइबिलिटी क्रेडिट और अदर इक्विटी भी उसका आएगा। मेरी बात समझ में? हालांकि अभी अभी वो सब नहीं, हमने तो बेसिक एग्जांपल लिया है अभी केवल, ठीक है। तो आई थिंक यहां तक की सारी बात क्लियर हो गई आपको। और ये ट्रांजिटरी का मतलब आपको समझ में आ गया, टेम्पररी नहीं होना चाहिए। क्लियर है क्या? बस इतना ही आपको कर लेना चाहिए। अभी हालांकि कुछ एग्जाम्पल और हैं, ये राहुल, टीना, अंजलि का भी एक एग्जाम्पल है, लेकिन जो एग्जाम्पल जब करना है तभी करना। मैंने ये यहाँ क्यों लिख दिया समझ में आ रहा है? जिस दिन एग्जाम होगी उसके एक दिन पहले तो यही पढ़ना पड़ेगा ना, रिवीजन यही होना चाहिए उसका, अलग से नहीं, लेकिन वो टाइम टू टाइम, ठीक है। चलिए, तो बस मेरे ख्याल से हो ही गया, टाइम यही था। ऐसा ऑड टाइम क्यों रखा 2:40? इसके बाद कोई क्लास है क्या? कौन सी क्लास? अच्छा, तो शायद वो ऐसा कुछ हुआ, टाइम ब्रेक है क्या इसके बाद? कंटिन्यू ही है, ठीक है। मैडम को शायद कहीं जल्दी जाना होगा। चलो फिर, क्लियर हो रही सारी बातें, ठीक है। तो पूलिंग ऑफ मैं एक्चुअली क्यों नहीं एक्सप्लेन, इस बात को भी समझना। पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड, इससे क्या फर्क पड़ेगा? नाम ही तो है ना। इसमें बुक वैल्यू क्यों ली? तो एक सिंपल लॉजिक है। अब एस में, इंडेस में उसकी टेक्निकल लैंग्वेज को भी हम पढ़ लेंगे, कभी ना कभी पढ़ने में आएगी, लेकिन आज वो टेक्निकल लैंग्वेज बात करिए, लिखी है मैंने यहाँ, देखो ना, ये बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं। मेरे मन में बहुत सारी चीजें, वो तो मैं बता नहीं पाया अभी, मैंने बताई कहा है, देखो ना। ये सब कई चीजें डिस्कशन करना बाकी है ना अभी आप, ऐसी कई सारी चीजें हैं, पर जरूरत नहीं है उसकी, हमें कॉमन सेंस से बात पता चलनी चाहिए। हो गया? चलिए, टाटा कर लेते हैं, और तो क्या है। तो सोनू के T2 के स्विच, आवाज हाँ, पर वो सोचोगे क्या फायदा, वो पीछे बैठे ही कल से उधर कोने में। चलो, चले फिर, और तो क्या है। और बताओ कुछ इसमें। चलो, हाँ, ये क्लास के बाद का डिस्कशन है, वो तो ये एडिट कर देंगे, और नहीं करना तो मत करो। क्लास का डिस्कशन है कि भाई इनका ये पूछना है कि एक्विजिशन मेथड में हमने फेयर वैल्यू क्यों ली, है ना। देखो, पहली बात तो ये, एक बात बताइए, कोई भी जब सौदा होता है, ठीक है, क्या होता है? सौदा होता है। एक्चुअली आपके डाउट क्या आ रहा है ये भी मैं बता देता हूँ, कि कई लोगों को AS14 जो था अमलगमेशन, वो डिटेल में याद नहीं रहता। उसमें दो होते थे, इन द नेचर ऑफ परचेज, इन द नेचर ऑफ मर्जर, ऐसा होता था उसमें। तो जब भी कोई सौदा किया है, ठीक है ना, तो उसका इंटेंशन क्या, वो देखा जाता है। क्या देखा जाता है? अब मान लीजिए मैंने आपका बिजनेस खरीदा, सुनना ध्यान से, मैंने कहा तुम्हारी सारी एसेट्स मेरी, तुम्हारी सारी लाइबिलिटीज मेरी, तुम्हारे सारे सुख भी मेरे और दुख भी मेरे। फिर मैंने कहा कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है अपने आप को, जैसी तुम पहले हो, यहां तुम्हारे घर में, मैं रिलेट करता जा रहा हूं, है ना, जो वैल्यू तुम्हारी वहां है ना, वही वैल्यू यहां रहेगी। लेकिन कभी कभार हमारे घर के हिसाब से कभी कोई फंक्शन हो तो देख लेना, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। जो बिजनेस तुम्हारा पहले था ना, वही कंटिन्यू रखना। यहां पे सब कुछ पहले जैसे ही है, नया घर है, नए लोग हैं, लेकिन नयापन लग नहीं रहा, सब अपनापन है, देखो आप, है ना। तो ये जो सीसीबीसी हुआ, इसमें बिजनेस का नेचर नहीं बदला ना। अरे राहुल ने टीना को एक्वायर, ए ने लिमिटेड ने बी लिमिटेड को एक्वायर कर लिया, है ना। और बी लिमिटेड का पहले केमिकल बिजनेस था, राहुल का जो है लुब्रिकेंट का कोई और केमिकल का बिजनेस था, गारमेंट बिजनेस था। उन्होंने वो एक्वायर करने के बाद वो बिजनेस ही बंद करके अपने में मर्ज कर लिया, उसकी मशीनरीज को इधर यूज करने लगे। कुछ भी हो सकता है, लेकिन नहीं साहब,
कुछ भी चेंज नहीं, पर्पस ही नहीं है। जो पहले था वैसे हमें कंट्रोल कर रहे हैं, टेंशन मतलब पहले भी जिन लोगों का कंट्रोल था अभी भी उन लोगों का कंट्रोल है, तो वो ऐसा बंद नहीं होने देंगे। सेम बिजनेस भी कंटिन्यू रहेगा। तो तुम्हारे सारे सुख मेरे, तुम्हारे सारे दुख मेरे, तुम्हारी सारी एसेट्स मेरी, तुम्हारी सारी लाइबिलिटीज मेरी, जो वैल्यू तुम्हारी पहले थी वही वैल्यू रहेगी। अरे हाँ या ना? और जो समझ रहे हो, और जो तुम्हारा पुराना बिजनेस था, शादी के पहले तुम जॉब करती आगे भी करते रहना, टेंशन नहीं है हमारे घर में ऐसा कुछ नहीं तो जॉब छोड़नी पड़ेगी साहब, ऐसा नहीं है। सब करो जो तुम, जो जैसा तुम्हारा अस्तित्व पहले था वही रहेगा, है ना। और यहाँ पे भी मैंने बोला है कंसिडरेशन में भी शेयर ही दे देंगे। यहाँ तो मैंने शेयर इश्यू किए, देख लो, वहां तो मैं कैश भी दे रहा था, है ना। तुम यहाँ पे कंसिडरेशन में भी शेयर दे देंगे, मतलब तुम वहां भी शेयर होल्डर थे, तुम यहाँ भी शेयर होल्डर ही हो। जो तुम्हारी वर्थ वहां थी वही वर्थ यहाँ है। सब कुछ तो पहले जैसे ही है, हाँ है ना। तो ये सौदा नहीं है, ये प्यार है, क्योंकि प्यार में सौदा नहीं। प्यार में वो जो एक्विजिशन था ना, वो सौदा था, और ये जो सीसीबीसी है ये प्यार है। मेरी बात सही, हाँ तो बिल्कुल। अरे जब मेरी कंडीशन ही ऐसी है तो सामने वाले के पास पहले से कुछ पैसे जमा थे मान लो, है कि नहीं। क्या मैंने मेरी जॉब के जो इतने पैसे इकट्ठे किए हैं, ये भी मैं लेके ही आ रही हूँ, टेंशन मत लो। ये सब आपके ही, सब अपना ही तो है, सब कुछ अपना ही है यार, सब कुछ अपना ही है। हाँ, तो सीसीबीसी इज अ नेचुरल लव एंड अफेक्शन। ये कोई सौदा नहीं हुआ, किसी फायदे को देखकर, नुकसान को देखकर नहीं हुआ कि आज मैं ज्यादा पैसे इसलिए दे रहा हूं ताकि भविष्य में मेरे को इसका फायदा मिलेगा, तो गुडविल बोलो। नहीं तो काहे की गुडविल यार। मैंने तेरे को एक्वायर किया, तेरे से कैपिटल, इधर मेरा फायदा हुआ या मेरा फायदा, मैंने मेरा फायदा कम कर लिया उल्टा। ये देख प्यार तो यही है, तेरे आने से मेरा फायदा कम कर लिया, बड़ी बात है ना। तो ये जनरल बातें हैं सारी, प्रैक्टिकली समझ में आ रहा है भाई। मैं आपको क्या समझ, आप मुझसे जो पूछ रहे हो वो पूछ रहे हो एएस में ऐसा क्यों लिखा है, यही तो पूछा आपने, तो मैं उसका रीजन बता रहा हूं कि ये कुछ हुआ ही नहीं है। जब आपके मर्जर की जो टेक ओवर मर्जर की जो कंडीशंस हैं वो बिल्कुल नेचुरल बेसिस पर है, नॉर्मल बेसिस पर है, उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा, इसलिए फिर सारी चीजें बदल दी। हालांकि हम इस पर चर्चा करेंगे, बहुत सारी चीजें टाइम टू टाइम करेंगे, लेकिन बात समझ में आएगी, ठीक है। अरे पहले जब दोनों अलग अलग थे तब भी दोनों की जिंदगी पर अपना अपना कंट्रोल था कि नहीं, मर्जर होने के बाद भी दोनों का ही कंट्रोल है, तो फिर क्या दिक्कत आ रही। फिर तो रिजर्व भी उसके भी है, तुम्हारे भी कुछ रिजर्व, दोनों का टिफिन है मिलके खाओ। उसमें थोड़ी देखो किसने मेरे में से इतना खाया तो मैं उसके में से इतना खा लू, नो, वो सौदा है, ठीक है ना। सीसीबीसी जो है वो प्रेम है, वो सच्चा प्रेम है, ठीक है। खैर चलो, अक्षिता जी है कि नहीं क्लास में? नहीं, जा चुकी है। अच्छा वो अच्छा क्लास का माहौल हो जाता है।